सो हमारा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रमिकी 1। हम इसमें वो जानकारियां लेंगे जो पूर्व में हमको ज्ञात है, रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। स्पेक्ट्रम क्या है? वास्तव में विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थों के बीच जब इंटरैक्शन होता है, ये जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब हमारा पदार्थ इन विकिरणों को अवशोषित कर सकता है या हमारा पदार्थ उत्तेजित अवस्था में इस तरह के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है, जो स्पेक्ट्रमिकी के अध्ययन का मूल आधार है। ठीक है, तो जब हम किसी पदार्थ को ऊर्जावान करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु उसमें से कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में उत्तेजित हो जाते हैं, और ये उत्तेजित हुए परमाणु, अणु या इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी मूल ऊर्जा में यानी पुरानी ऊर्जा अवस्था में जाने के लिए अवशोषित ऊर्जा को विकिरणों के रूप में वापस लौटाते हैं। इन विकिरणों को अगर प्रिज्म से पास किया जाए तो वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है, और उसके पश्चात अगर इनका फोटोग्राफ लिया जाए तो हम पाते हैं कि हमको तरंगों का एक निश्चित क्रम मिलता है। इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम आपको कितने तरह का मिलेगा? कई तरह का मिलेगा। पहला मिलेगा आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम। कैसे मिलेगा? तो मान लीजिए ये एक स्रोत है जो एक वर्णी प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये कॉलीमीटर है या स्लिट है जिससे प्रकाश जा रहा है। ये हमारा सैंपल है, जिस सैंपल होल्डर ट्यूब है जिसमें से इस प्रकाश को हम गुजारेंगे। निकलने वाले प्रकाश को एक प्रिज्म से पास करेंगे और उसके बाद उसकी फोटोग्राफ ले लेंगे हम फोटोग्राफी की प्लेट पे, या कोई संसूचक लगा देंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देंगे जो इसको गणना करे। अब मान लीजिए कि इसमें हमने अभी कोई पदार्थ नहीं रखा है। इस एक वर्णी प्रकाश ये ज्यों का त्यों आएगा, और यहां मान लो ये प्रिज्म ने इसको 10 भागों में बांट दिया, तो हमको कितनी लाइनें दिखाई दे रही हैं? यहां 10 लाइनें सपोज करते हैं। अब दूसरी बार हमने यहां एक पदार्थ ले लिया, उसका विलयन बना के, और फिर से उसी लाइट को पास किया। हमारे पदार्थ ने इसमें से कुछ विकिरण को, एक या दो को ऊर्जा के आधार पे चुनकर अवशोषित कर लिया। तो स्वाभाविक तौर पे अब आपको यहां 10 रेखाएं नहीं मिलेंगी, 9 या 8 रेखा मिलेगी। मान लो दूसरे नंबर की रेखा अवशोषित हो गई, तो दूसरे नंबर वाली जगह पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, काली लाइन मिलेगी। मान लो 7वें नंबर को अवशोषित किया तो 7वें नंबर पे काली लाइन मिलेगी, बाकी जगह आपको रंगीन प्रकाश दिखाई देगा। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम जिसमें काली रेखाएं दिखाई देती हैं, रंगीन रेखाओं के बीच कुछ काली रेखाओं का आपको दृश्यता मिले, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है? अवशोषण स्पेक्ट्रम है। अब आप इस स्रोत को देना बंद कर दीजिए। जैसे ही आप ये स्रोत को देना बंद करेंगे, ये जो सारी रेखाएं हैं ये गायब हो जाएंगी। अब होगा ये कि हमारा पदार्थ जो सैंपल के रूप में हमने लिया हुआ है, वो उन्हीं रेखाओं को, उन्हीं विकिरणों को जिसको इसने अवशोषित किया था, उसको अब ये उत्सर्जित कर देगा। तो 2 नंबर और 7 नंबर पे आपको चमकदार रेखा दिखाई देगी, बाकी पूरा स्क्रीन क्या होगा? ब्लैक होगा। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम
जिसमें गिनी चुनी रेखाएं चमकदार दिखाई देती हों, एक या दो, बाकी पूरा आपका फोटोग्राफी की फिल्म ब्लैक कलर की हो, वो कहलाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब जब हम ये दो प्रकार जान गए, तो उत्सर्जन या अवशोषण से प्राप्त, या मेनली उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है, थोड़ी थोड़ी बातें जाने। पहला है रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम में आपको फोटोग्राफी की प्लेट पे स्पष्ट एक, दो या तीन ऐसे कुछ रेखाएं दिखाई देंगी, चमकदार पतली रेखाएं दिखाई देंगी। तो आप समझिए कि ये रेखीय स्पेक्ट्रम है और हमारा पदार्थ परमाणु के रूप में है। हमारे पदार्थ की जो मूल अवस्था है वो किस रूप में है? परमाणु के रूप में। दूसरा, अगर आपको बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त हो, यानी कि आपको एक पट्टिका प्राप्त हो, ऐसी कुछ पट्टियां प्राप्त हो किसकी? रंगों की, तो आप समझ जाइए कि ये बैंड स्पेक्ट्रम है, और बैंड स्पेक्ट्रम में हमारा पदार्थ मुख्यतः अणु के रूप में होता है। तो ये रेखाओं के बारे में कुछ जानकारियां हो गई आपको। अब हम आते हैं आणविक ऊर्जा के प्रकार। हमको ये जानना है कि अणु ऊर्जा का अवशोषण क्यों कर रहा है, क्योंकि किसी अणु के अंदर परमाणु विभिन्न तरीके से गतिमान होते हैं, या पूरा अणु भी गतिमान होता है। इन सब के कारण ऊर्जा स्तर अलग अलग होते हैं। जैसे कंपन कर रहा है तो कंपन की अलग अलग ऊर्जा स्तर होंगे, घूर्णन कर रहा है तो घूर्णन। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो ई टोटल है, ये मूल रूप से ई ट्रांसलोकेशनल, ई इलेक्ट्रॉनिक, ई वाइब्रेशनल और ई रोटेशनल, इन चार का योग होता है। पर इसमें एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ई टी जो है, इसको हम कहते हैं स्थानांतरण की ऊर्जा। अब आप ये नहीं बता सकते कि एक बॉक्स में बंद एक अणु इस जगह से ऊर्जा अवशोषित करके कितनी दूरी पर जाएगा। वो यहां पे भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। मतलब यहां ये बता पाना कि अणु कितनी ऊर्जा अवशोषित करके कितनी दूरी पर जाकर दूर जाएगा, ये तय नहीं। अणु कितनी भी ऊर्जा अवशोषित कर सकता है और उस ऊर्जा के आधार पर निश्चित दूरी तक जा सकता है। तो हम कहेंगे कि स्थानांतरण ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती। स्थानांतरण की ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती। क्वांटीकृत मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अणु के लिए ए स्थान से बी स्थान पर जाना जरूरी है, उसके बीच में उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से यहां इस ऊर्जा का जो बंटवारा है वो क्लियर नहीं है। अणु थोड़ी सी ऊर्जा अवशोषित करके जरा सा हिल सकता है, ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करके ज्यादा दूरी तय कर सकता है। तो इसलिए ऊर्जा का सही तरीके से वितरण न होने के कारण ट्रांसलोकेशनल ऊर्जा को हम स्पेक्ट्रम की ऊर्जा के अंतर्गत गणना नहीं करते। तो अब हमारा जो टोटल ऊर्जा है उसके तीन हिस्से हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है
तो उसके लिए निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। ई वाइब्रेशनल का मतलब होता है कंपन ऊर्जा। परमाणु के अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं वो स्प्रिंग नुमा बंध से बंधे होते हैं, और ये स्प्रिंग नुमा बंध अपनी मूल दूरी के सापेक्ष लगातार खींचता और सिकुड़ता रहता है। इससे उत्पन्न ऊर्जा स्तर कंपन ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ई रोटेशनल, अणु अपने बंध के अक्ष के परितः अलग अलग तरह से घूर्णन कर सकता है, और इन सब घूर्णनों के कारण जो ऊर्जा स्तर उत्पन्न होते हैं वो घूर्णन ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो ये तीन मुख्य ऊर्जा स्तर हैं। पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब बारी आती है स्पेक्ट्रम को व्यक्त कैसे करेंगे, आप प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो स्पेक्ट्रम को व्यक्त करने के लिए आप इसको अवशोषण के रूप में भी दर्शा सकते हैं और उत्सर्जन के रूप में भी दर्शा सकते हैं। स्पेक्ट्रम की अभिव्यक्ति, तो पहली बात यह अभिव्यक्ति हमेशा ग्राफ के रूप में दर्शाई जाएगी। अवशोषण के रूप में दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे। मान लो इधर तरंग दैर्ध्य है और इधर एब्जॉर्बेंस है, ठीक है ना। एब्जॉर्बेंस यानी अवशोषण हो रहा है। तो जब अवशोषण हो रहा है तो जिस तरंग दैर्ध्य का अवशोषण ज्यादा होगा, अवशोषण की मात्रा वहां ज्यादा दर्शाई जाएगी। तो आपको स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि इन तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण हमारे पदार्थ ने अधिक मात्रा में किया है। तो ये अवशोषण के आधार पे जब आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा तो वो उठा हुआ बीच बीच में पहाड़ मिलेंगे, ठीक है ना। जबकि अगर इसी को उत्सर्जन के बेस पे देखा जाए, या हम उत्सर्जन की जगह यूज करते हैं ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस यानी पारगम्यता। पारगम्यता के आधार पे किया जाए तो स्वाभाविक तौर पे इसको समझेंगे कि जिस तरंग का ज्यादा अवशोषण हुआ है वो पार नहीं हो रहा है ना। अगर मान लो कि हमारा 1 से 100 तक तरंग है और हमने कहा कि भाई 51वें नंबर के तरंग का अवशोषण हो रहा है, तो इसका मतलब विलयन 51 नंबर के तरंग को रोक रही है, सोखते जा रही है। तो आखिरी में जब 51 निकलेगा तो वो क्या पहले जितना तेज निकलेगा, पहले जितनी उसकी मात्रा रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी ज्यादातर मात्रा तो हमारे विलयन ने सोख ली है। तो पार निकलने वाली मात्रा उसकी क्या होगी? कम होगी। तो यहां बिल्कुल ठीक इसका उल्टा ग्राफ आपको मिलेगा। इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा पारगम्यता या ट्रांसमिटेंस से रिलेटेड। अब हम थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे अपना। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में पढ़ा हुआ है हमने। तो जब कभी भी किसी विद्युतीय क्षेत्र में विक्षोभ उत्पन्न होता है, विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस उत्पन्न किया जाता है, तो ये डिस्टरबेंस एक लहरदार फॉर्म में होता है और एक तरंग का निर्माण करता है। तरंग यानी ऊर्जा का लहरदार संचरण ही क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। तो जब
विद्युतीय क्षेत्र में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो जो लहरदार तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये तरंगें सिर्फ एक चीज से नहीं बनी है, ये तरंगें दो चीजों से बनी है। चुंबकीय तरंगें, इसमें चुंबकीय घटक होता है। इस तरीके से ये क्या है आपका चुंबकीय घटक है। चुंबकीय घटक यानी चुंबकत्व को दर्शाने वाला। और इसके लंबवत रहेगा आपका विद्युतीय घटक। इस तरीके से तो आप देखेंगे कि एक ही तरंग में दो घटक है, चुंबकीय घटक और विद्युतीय घटक। इस तरह के विकिरण को हम नाम देंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणों की खासियत यह है कि इन सभी का वेग जो होता है वो c होता है। c यानी प्रकाश के वेग के बराबर। तो सभी चुंबकीय विकिरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक। अब इनमें कुछ और गुण भी पाए जाते हैं। क्या क्या है? तो सबसे पहला गुण है तरंग दैर्घ्य। तरंग की दीर्घता, तरंग एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है। एक चक्कर का मतलब होता है मूल बिंदु से ऊपर की साइड उठ के फिर नीचे की साइड जाके पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आना। तो आप इसको ऐसा दर्शा सकते हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक के बीच की दूरी, इसको लैम्डा या तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में दो निकटतम स्ट्रिंगों या दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य हमेशा ये बताता है कि तरंग एक पूरा साइकिल पूरा करने में, एक साइकिल को पूरा करने में कितनी दूरी तय करता है। तो दूरी का मात्रक क्या होगा? यहाँ दूरी का मात्रक मीटर सेंटीमीटर, तो इसलिए तरंग दैर्घ्य को भी हम उसी मात्रक से दर्शाते हैं। अब आते हैं हम आवृत्ति पे। आवृत्ति का अर्थ होता है कितने बार न्यू से दर्शाएंगे इसको। आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में कंपनों की संख्या या एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या। अच्छा, यहां एक तरंग का मतलब होता है एक पूरा चक्र। ये एक तरंग गिना जाएगा, ये दूसरा तरंग, दो तरंग हो गए है ना उसी तरंग के। तो इस बेस पे हम ये जानते हैं कि आवृत्ति हमेशा तरंग दैर्घ्य के विक्रमानुपाती होती है। और आवृत्ति बराबर हम लिख सकते हैं c/लैम्डा, क्योंकि यहां वेग जो है वो कांस्टेंट होता है, प्रकाश का वेग। तो ये आवृत्ति हो गई। तीसरी चीज आपको जाननी चाहिए, तरंग संख्या।
आजकल आवृत्ति की जगह पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं न्यू बार। तरंग संख्या का अर्थ है कि इकाई दूरी में कुल तरंगों की संख्या। मान लो ये एक इकाई दूरी है 1 सेंटीमीटर की, तो अगर बड़ी तरंगें होंगी तो कम संख्या में आएंगी, छोटी तरंगें होंगी तो ज्यादा संख्या में होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा, तरंग संख्या उतनी ज्यादा। तो न्यू बार इक्वल्स टू होता है 1/लैम्डा। ये एक समीकरण हो गया हमारा। इसके बाद हम, ठीक है, ये काफी सारी चीजें हो गई। अब ऊर्जा देख लेते हैं। तो आप लोगों ने प्लांक का समीकरण पढ़ा ही हुआ है। प्लांक ने कहा था कि विकिरणें छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट, जिसको क्वांटम कहते हैं, या फोटॉन से बनी होती है। इन फोटोनों की ऊर्जा इनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो E इक्वल्स टू निकला h न्यू। और चूंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि न्यू बराबर होता है c/लैम्डा, तो मान रख देंगे तो E इक्वल टू आ जाता है hc/लैम्डा। ठीक, मूल रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे कि H जो है ये दो रूपों में लिया जाता है। एक तो अर्ग के रूप में लिया जाएगा, अर्ग प्रति अणु, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। तो हम देखते हैं पहले चीजों को। अच्छा, आप दो तरीके से H को ध्यान रखेंगे। 6.626 गुणा 10⁻⁻27, ये है आपका अर्ग प्रति एटम या मॉलिक्यूल। ठीक है, पर एटम और मॉलिक्यूल। जबकि अगर आप इसी को H इक्वल्स टू कर दें 6.626 इंटू 10⁻⁻34 कर दें, तो ये जूल पर एटम या मॉलिक्यूल हो जाता है। तो आपको किस इकाई में पूछा गया है ये आप इस्तेमाल करें। ज्यादातर अर्ग यूज किया गया है बुक में। खैर, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो आपको 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है, 2000 एंगस्ट्रॉम की यूवी विकिरण, 5000 एंगस्ट्रॉम की दृश्य विकिरण और 10,000 एंगस्ट्रॉम की अवरक्त विकिरण की आवृत्ति, तरंग संख्या एवं ऊर्जा की गणना कीजिए। तो मैं एक का करके बताता हूं। पहला प्रश्न है, 2000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए हमको क्या क्या गणना करनी है। पहले गणना करनी है आवृत्ति की, फिर दूसरी गणना करनी है तरंग संख्या की, और तीसरी गणना करनी है ऊर्जा की। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम हमारे तरंग दैर्घ्य को लैम्डा इक्वल्स टू 2000 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं 2000 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। 3 जीरो हटा दो तो ये आ जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब आवृत्ति ए निकालते हैं।
आवृत्ति न्यू बराबर होता है c बटा लैम्डा। प्रकाश का वेग सेंटीमीटर में होता है 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर। लैम्डा आपको दिया हुआ है, ये 2 हट जाए, सॉरी 3 जीरो हटाया मैंने ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा, तो न्यू इक्वल्स टू आएगा 1.5 इंटू 10⁻17 हर्ट्ज। ये आपका पहला आ गया। ठीक, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा एंगस्ट्रॉम ठीक है, 10⁻⁸ ये 8 होगा, सेंटीमीटर में 8 होगा, मीटर में 6 होता है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा 8 7 15। बिल्कुल ठीक, पहली चीज निकल आई। दूसरा, आपको तरंग संख्या निकालनी है। तरंग संख्या न्यू बराबर होता है, न्यू बार बराबर होता है 1 बटा लैम्डा। अब 1 बटा 2 गुणा 10 की घात ऋण 7, 10 की घात ऋण 7 को ऊपर ले लेंगे तो 10 की घात 7 हो जाएगा। न्यू बार बराबर हो जाएगा 10 की घात 7 बटा 2, या आप लिख सकते हो 10 गुणा 10 की घात 6 बटा 2, तो 2 पंचे, तो न्यू बार इक्वल्स टू आ जाएगा तरंग संख्या सेंटीमीटर में निकाली हमने, एंगस्ट्रॉम, रुको, (10⁻⁻) मीटर है, सेंटीमीटर करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर में आ रहा है आपका 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर, या अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो आप 2 कम कर दीजिए, 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, सॉरी, तो ये हो जाएगा न्यू बार इक्वल्स टू 50,000 पर सेंटीमीटर। ये दूसरी चीज निकल गई भाई। तीसरी चीज, ऊर्जा। E इक्वल्स टू hc बटा लैम्डा। E बराबर h का मान 6.626 गुणा 10 की घात ऋण 27, C हम लेंगे 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर। अगर मीटर में ले रहे हैं तो ये लेंगे, सेंटीमीटर में अगर आपको लेना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। एक मिनट, 3 इंटू 10⁻⁻, हाँ ठीक है, इसमें भी मीटर में है, ठीक है, तो यहां सेंटीमीटर में 10⁻10 डिवाइडेड बाई, अब यहां आपको लैम्डा भी किस में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। यहां हमने किस में लिया हुआ है, मीटर में लिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 माइनस और कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका
2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो नीचे का भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा आपको। तो 10⁻10 सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर 10⁻9। एक सेकेंड रुकना ना। 2000 into 10⁻⁸ मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। 2000 में से 3 गया, करेक्ट, ठीक। इसको हल कर लेते हैं। हल कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कट गया। E इक्वल्स टू 3 से गुणा कर दो भाई, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, गुणा ये -27 है, -5 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15, 15 ये गया तो 12 बचा, 10⁻⁻12। E इज इक्वल टू इतने अर्ग पर मॉलिक्यूल, या इतने अर्ग, चूंकि ये तरंग के लिए है तो पर फोटोन भी ले सकते हो आप। तो ये आंसर है आपका। तरीका अगर एक बार समझ में आ गया तो इस तरह से 2 से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। हमारे पास जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, कौन कौन से विकिरण है और उन कौन कौन से विकिरणों के लिए आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का क्या मान है, ठीक है ना। तो यहां ढेर सारी तरंगें हैं हमारे पास। तरंग, उनका तरंग दैर्घ्य और उनकी आवृत्ति। सबसे पहले हमारे पास है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड से आने वाली विकिरणें। और कॉस्मिक तरंग के लिए मान जो दिया गया है तरंग दैर्घ्य का, एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, उसमें गुणा कर देना तो मीटर में बदल जाएगा। 0.01 से लेके 0.0001 तक, यानी बहुत कम है। और इनकी ऊर्जा 3.0 इंटू 10⁻26 से इनफाइनाइट आगे कितना भी हो सकता है। तो ये हमारे काम की नहीं है, पहली बात। दूसरा है गामा किरणें। गामा किरणें, गामा किरणों के लिए मान है 0.1 से लेके 0.01 तक। तो 2 का अंतर है, तो यहां 2 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 से 26 तक। फिर आता है एक्स किरणें। अब ये कुछ हद तक हमारे काम की है, यानी अध्ययन के लिए तो कम काम की है, लेकिन फिर भी 150 से 0.1। और इसके लिए तरंग दैर्घ्य है 16 से लेके 18।
इसके बाद काम की किरणें शुरू होती हैं पराबैंगनी। यहां से आप समझिए हमारे काम का शुरू होगा। पराबैंगनी किरणें, इनके लिए मान है 4000 से 150 तक, और यहां ऊर्जा का मान काफी कम हो जाता है इनमें, 7.9 से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट भी ले सकते हो। ये आवृत्ति। इसके बाद बारी आती है दृश्य प्रकाश, जिसको हम देख सकते हैं। इसके लिए वैल्यू है 8,000 टू 4,000, और इसके लिए ऊर्जा का मान है आपका 3 से 7.9, 3.0 टू 7.9 इंटू 10⁻14। ठीक है। इसके बाद अवरक्त किरणें हैं, जिनके लिए मान है आपका 3 इंटू 10⁵ से 8,000 तक, और इसके लिए ऊर्जा का मान है 312 से लेके 314 तक। आवृत्ति। अवरक्त के बाद आपको मिलेगा सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के लिए जो रेंज है वो और तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाएगी, 3.9 से लेके 3.6, तो 3 इंटू 10⁻9 से 3 इंटू 10⁵ तक। और इसके लिए ऊर्जा 10 टू 12 है। सूक्ष्म के बाद आता है रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंगें जो हैं ये 3 इंटू 10⁻13 से 3 इंटू 10⁻9 तक, और एनर्जी वाइज 6 से लेके 10 तक तरंग दैर्ध्य आवृत्ति है। आपको बेसिकली इतने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। नीचे की जो चीजें मैंने बताई उनके बारे में आप थोड़ा सा जरूर जानिए। फिर मैं कल आपको बताऊंगा कि इन तरंगों का क्या उपयोग है परमाणु या अणु के अंदर। तो आज के लिए यहां तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।